हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आज हम क्लास 9 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के क्वेश्चन आंसर्स का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। कल इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करे थे। क्वेश्चन नंबर 6 ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स हैं। इसके अलावा हम इंटरनल भी ऐड ऑन करने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें आज का कि the table below gives the proportion of different communities among the candidates won elections to the national US Congress। अब यहाँ पे US elections या US Congress की जो proportion of different communities का वो दिया हुआ है। Compare these to the proportion of the communities in the population of the US। अब compare किया जाए इनका proportion of representation इनकी proportion of population के साथ। फिर based of these what would you suggest a system of reservation in the US। और क्या तुम suggest करना चाहोगे? तो इसको क्या है, सबसे पहले ब्लैक जो है उनकी रिप्रेजेंटेशन है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में उनके 8 सीट्स हैं और उनकी पॉपुलेशन 13% है। उसके बाद हिस्पैनिक्स आ जाते हैं, इनकी 5% रिप्रेजेंटेशन, 30% पॉपुलेशन, और वाइट्स की 86% रिप्रेजेंटेशन और 70% पॉपुलेशन है। अब क्या है, अब हम सजेस्ट क्या करेंगे जी, हम सजेस्ट सबसे पहले करेंगे कि द ब्लैक हैव अ लेसर नंबर ऑफ सीट्स। ब्लैक को कितनी है, लेसर नंबर ऑफ सीट्स है इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो रिप्रेजेंटेटिव्स का जो हाउस है उनमें ब्लैक्स की सीट्स जो हैं वो कम है एज कंपेयर टू देयर पॉपुलेशन 13%। तो 13% उनकी पॉपुलेशन है, उसके अकॉर्डिंगली उनको सीट्स कम मिली हुई है। So a system of reservation should be there for them in US Congress। तो इस वजह से उनके लिए एक सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन जो है वो यूएस कांग्रेस में होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कंपैरेटिवली उनकी 13% पॉपुलेशन है, उसके अकॉर्डिंगली उनको जो है वो वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव में यानी रिप्रेजेंटेशन में उनको पार्टिसिपेशन का मौका मिलना चाहिए। दूसरा, इन केस ऑफ हिस्पैनिक्स the need of reservation is somewhat more as the number of their member in the house of representative is far less 5 as compared to their population the 13%। तो उसके बाद हिस्पैनिक्स जिनकी पॉपुलेशन फिर 13% है तो उनकी रिप्रेजेंटेटिव उसमें कांग्रेस में 5 सीट्स हैं, तो उनको भी उनकी पॉपुलेशन के ही अकॉर्डिंगली जो है वो वहाँ पे पार्टिसिपेशन का जो है वो मौका मिलना चाहिए। तीसरा आता है देयर इज नो नीड ऑफ रिजर्वेशन फॉर द वाइट्स एज दे हैव ऑलरेडी मोर सीट्स। तो अगर वाइट्स के पास क्या है कि ऑलरेडी सीट्स हैं 86%, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में एज कंपेरेटिवली 70% पॉपुलेशन और 86 सीट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली उनको क्या मिलना चाहिए, 86% ऑलरेडी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको रिजर्वेशन की इसके अलावा ऑलरेडी जब उनके पास इतनी है तो इनके इसके अलावा उनको कोई और ज़्यादा रिजर्वेशन की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैन वी ड्रा द फॉलोइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन दिस चैप्टर, गिव टू फैक्ट टू सपोर्ट योर पोजीशन फॉर ईच ऑफ देम। सबसे पहले कहता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट हैव एनी पावर टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन दिस कंट्री। अब दूसरा, देयर इज अ हाई लेवल ऑफ पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन और कंट्री। अब करना क्या है हमने, कैन वी ड्रा द फॉलोइंग कंक्लूजन्स फ्रॉम द इंफॉर्मेशन। अब कंक्लूजन बताने हैं, कैसे निकालने हैं कंक्लूजन मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला इन्हें कहा ए पार्ट, कहता है ए पार्ट में क्या था, हमारे पास कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट हैव एनी पावर टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास उतनी पावर नहीं है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कर पाए। हमने बताना क्या है इसका कि इट इज रॉन्ग टू से दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट हैव एनी पावर टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये गलत होगा कहना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास हाँ है, इसीलिए तो पावर है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करने की, इसीलिए तो इलेक्शन कंडक्ट हो रहे हैं फ्री एंड फेयर, है ना। दूसरा, because election commission of India have enough power to conduct free and fair election in the country, the election commission of India is an independent and powerful body। ये मैंने पीछे पढ़ाया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, किसी कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर या कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता। दूसरा मैंने बताया था कि एक पावरफुल बॉडी भी है, और इसलिए ये कहना जो पीछे था वो गलत होगा। तीसरी चीज, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट और द गवर्नर। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है वो इलेक्शन कमिश्नर वो अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, प्रेसिडेंट या गवर्नर के द्वारा। अब
he cannot be removed. Secondly, can order election commission can order the government to follow certain guidelines. Thirdly, अच्छा फिर जो गवर्नमेंट इलेक्शन के टाइम पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गाइडलाइंस निकालता है, जो गवर्नमेंट भी जो है वो फर्दर मानती है. फिर इट कैन ऑर्डर टू फिर रीपोल वगैरह अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में होते हैं या फिर बाई इलेक्शन होते हैं तो उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही डेट्स अनाउंस करता है. फिर फोर्थली, ड्यूरिंग इलेक्शन ड्यूटी अदर गवर्नमेंट सर्वेंट्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन, और यहाँ पे लास्ट में डाल देना नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. अब फॉर एग्जांपल इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन के टाइम पे जो भी पब्लिक ऑफिसर्स या जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होंगे वो सारे के सारे किसके अंडर काम करेंगे, वो किसकी गाइडेंस मानेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की. ठीक है, समझ आई. दूसरी चीज, दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि देयर हाई लेवल ऑफ पॉपुलर पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शन इन अवर कंट्री ड्यूरिंग. अब क्या आता है, इट इज अ फैक्ट दैट देयर इज अ हाई. अब ये फैक्ट है कि हाई लेवल ऑफ पॉपुलेशन, इसमें था क्या क्वेश्चन, क्या था पहले क्वेश्चन देखो, आपने कंक्लूजन किसका देना था कि देयर इज अ हाई लेवल ऑफ पॉपुलर पार्टिसिपेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ अवर कंट्री, कि हमारी कंट्री में एक हाई लेवल ऑफ पॉपुलेशन पार्टिसिपेशन है. तो हाँ फैक्ट है ये कि इट इज अ फैक्ट दैट देयर इज अ हाई लेवल ऑफ पॉपुलर पार्टिसिपेशन. ये फैक्ट है कि हाई लेवल पॉपुलर पार्टिसिपेशन है इलेक्शन में. फिर क्या है, during the last 50 years or so the turnout of voters in the North America and Europe has declined, while in India it has either remained stable or increased. कहता है नॉर्थ अमेरिका या फिर यूरोप में देखा जाए तो लास्ट 50 इयर्स में वोटर्स का टर्नआउट क्या हुआ है, कम हुआ है. बट कंपेरेटिवली अगर इंडिया में देखा जाए या तो फिर मेंटेन रहा है या बैलेंस ही रहा है, लेकिन या फिर बढ़ा है, कम नहीं हुआ. ठीक है. फिर it has been found that our country, the poor, the illiterate, that in our country the poor, illiterate and the unprivileged people vote in larger proportion as compared to the rich. अब हमारी कंट्री में भी जो प्रिविलेज अनप्रिविलेज्ड लोग हैं वो वोट ज्यादा कास्ट करते हैं कंपेरेटिवली उन लोगों के जो रिच लोग हैं या जो एलीट क्लास के लोग आते हैं, उनसे ज्यादा वोट कौन कास्ट करता है, वो लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं. ठीक है. फिर इट इज क्वाइट अच्छा, फिर ये तीसरा जो पॉइंट था ना, तीसरा था कि इट इज वेरी इजी फॉर द पार्टी इन पावर टू विन एन इलेक्शन. नहीं, देखो क्या था, इट इज क्वाइट रॉन्ग. ये रॉन्ग है क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन तब कैसे जीतेगी जब वो 5 साल की अच्छे लोगों के जो डिमांड्स है उनको फुलफिल करेगी, लोगों की जो इंटरेस्ट में काम करेगी. तो अभी तो वो ये कहता है, ये क्वाइट रॉन्ग है कि पार्टी इन पावर कैन विन इलेक्शन क्वाइट इजीली इन इंडिया. इफ सच अ थिंग वुड हैव बीन ट्रू, द कांग्रेस स्टेलर लाइक इंदिरा गांधी एंड देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वुड नॉट हैव बीन डिफीटेड बाय राज नारायण एंड ऑर्डिनरी. देखो अभी कहता है कि अगर ये सब हो तो हमारे इवन दो ये इंदिरा गांधी की एग्जांपल दे रहा है या फिर बाकी जितने भी लीडर्स हैं, तो वो सारे के सारे एक इलेक्शन में अगर एक प्राइम मिनिस्टर होता है तो दूसरी बार वो कई बार हार जाता है, दूसरी बार नहीं बनता है. तो इसके अलावा आप देखोगे एक सीएम कैंडिडेट होता है, वो सीएम जो है वो बनता है, फिर कभी वो असेंबली इलेक्शन हार जाता है. तो इस तरीके की सिचुएशन क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन है और इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है. तो लोग जिसको जो कैंडिडेट या जो रिप्रेजेंटेटिव लोगों के इंटरेस्ट में काम करेगा, लोग उसी को दोबारा चुनेंगे. तो इस वजह से इलेक्शन में जब लोगों के पास चॉइस है तो ऑटोमेटिकली लोग अपनी चॉइस का यूज़ भी करते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट, रिप्रेजेंटेटिव सारे के सारे चेंज होते रहते हैं टाइमली. ठीक है. फिर फिर हाँ इसमें ये और था कि देर आर मेनी ओकेजन्स व्हेन द रूलिंग पार्टी लॉस्ट इलेक्शन इन इंडिया. तो बहुत सारी बार रूलिंग पार्टी जो एक बार रूल करती है और वो दूसरी बार अपने इलेक्शन जो है वो हार जाती है, तो फिर दूसरी बार उनको अपोजिशन में बैठना पड़ता है, तो फिर अपोजिशन वाले वहाँ आ जाते हैं आगे, है ना. फिर देयर इज नो सिस्टम एज सच वेयर कैन नॉट बी अ रिफॉर्म एंड इम्प्रूवमेंट. फिर क्या आता है कि ये इसका ना क्वेश्चन आपको बताना जरूरी है. ये था कि मेनी ऑफ रिफॉर्म्स आर नीडेड टू मेक अवर इलेक्शंस कंप्लीटली फ्री एंड फेयर. कि बहुत सारे रिफॉर्म्स की ज़रूरत है हमारे इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर बनाने के
लिए। तो इसमें कहता है कि देयर इज नो सिस्टम एज सच वेयर कैन नॉट बी रिफॉर्म एंड इम्प्रूवमेंट। अब कहता है कि कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है वेयर कैन, जहाँ पे नहीं किया जा रहा हो रिफॉर्म एंड इम्प्रूवमेंट। रिफॉर्म्स होते रहते हैं टाइमली, इम्प्रूवमेंट होती रहती है। फिर कहता है रिफॉर्म्स आर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट यूज ऑफ मनी। रिफॉर्म्स जरूरी हैं किसके लिए? प्रिवेंट यूज ऑफ मनी के लिए, फिर मसल पावर के लिए, अनफेयर प्रैक्टिसेस के लिए, उसके बाद बेरिंग फ्रूट के लिए। ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जिनके लिए इलेक्शन सिस्टम में रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। गॉट इट? फिर आता है आपके पास कि लास्ट, अच्छा ये है कि चिनापा वाज कन्विक्टेड फॉर टॉर्चरिंग हिज वाइफ फॉर डाउरी। चिनापा जो है वो कन्विक्ट होता है कि वो टॉर्चर करता था उसकी वाइफ को, किसके लिए? डाउरी के लिए। सतबीर वाज हेल्ड गिल्टी ऑफ प्रैक्टिसिंग अनटचेबिलिटी। सतबीर क्या गिल्टी पाया गया? किस में? प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करने में। द कोर्ट डिड नॉट अलो ईदर ऑफ देम टू कंटेस्ट इलेक्शंस। डज दिस डिसीजन गो अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन? क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक शख्स है वो कन्विक्ट पाया गया किस में? टॉर्चर करने के लिए उसकी वाइफ को, किस लिए? डाउरी के लिए। दूसरा एक शख्स जो है वो गिल्टी पाया गया अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करने के लिए। तो अब ये क्वेश्चन पूछता है द कोर्ट डिड नॉट अलो ईदर ऑफ देम टू कंटेस्ट इलेक्शन। डज दिस डिसीजन गो अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शन? क्या ये डिसीजन कोर्ट का प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शंस के अगेंस्ट था या नहीं था? क्वेश्चन कहता है इन बोथ द केसेस चिनापा एंड सतबीर द कोर्ट हैज डन द राइट थिंग बाय नॉट अलोइंग ईदर ऑफ देम टू कंडक्ट इलेक्शन। कि इन दोनों केसेस में कोर्ट ने एक सही काम किया, इन दोनों को इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करने दिया। क्यों? दिस डिसीजन डज नॉट गो अगेंस्ट द प्रिंसिपल। अब ये जो डिसीजन कोर्ट का था ये कहीं से भी इलेक्शन के प्रिंसिपल के अगेंस्ट, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के प्रिंसिपल के अगेंस्ट नहीं था। फिर कहता है द कन्विक्टेड एंड द गिल्टी पर्सन शुड नॉट बी अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शंस अदरवाइज दे वुड क्रिमिनलाइज द होल इलेक्शन प्रोसेस एंड द। अच्छा, अब कहते हैं कि इस तरीके के एक लोगों को जब इलेक्शन कंडक्ट नहीं करने दिया तो ये कोर्ट का जो है अच्छा फैसला था, क्योंकि हो सकता है कि ये जब इलेक्शन में भी जाते तो अनफेयर प्रैक्टिसेस का यूज़ करते। और दूसरी चीज़ ये कि ऐसे लोग जब इलेक्शन लड़ेंगे तो फिर लोगों का भी जो है वो यकीन जो है वो उठ जाएगा इलेक्शन कमीशन से या बाकी इदारों से। तो इस वजह से ये जो है ये राइट थिंग की, ये सही काम किया। तो इसमें कहीं पे भी कोई भी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस की कोई भी चीज़ अगेंस्ट नहीं थी। फिर आता है आपके हियर आर द सम रिपोर्ट्स ऑफ इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स हैं इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस की जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से हैं। इज देयर एनीथिंग दैट दीज कंट्रीज कैन लर्न फ्रॉम इंडिया टू इंप्रूव देयर इलेक्शंस एंड व्हाट? अब ये कहता है कुछ रिपोर्ट्स हैं और इनमें क्या आपने बताना है कि कोई चीज़ ऐसी है जो क्या करनी चाहिए, ये कंट्री सारी की सारी इंडिया से सीख सकती हैं किसके लिए? इंप्रूव करने के लिए अपने इलेक्शन को। सबसे पहले ड्यूरिंग इन इलेक्शंस इन नाइजीरिया द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ काउंटिंग वोटर डेलिबरेटली इंक्रीज द वोटर्स ऑफ वन कैंडिडेट एंड डिक्लेयर्ड हिम इलेक्टेड। के इलेक्शन में नाइजीरिया में ऑफिसर इन चार्ज जो होता है काउंटिंग का वो वोट्स के दौरान में डेलिबरेटली इंक्रीज करता है वोट्स ऑफ वन कैंडिडेट एंड इंक्रीज करता है डिक्लेयर्ड हिम इलेक्टेड, तो उसको डिक्लेयर कर देता है इलेक्टेड। कोर्ट लेटर फाउंड आउट दैट मोर देन 5 लाख वोटर कास्ट फॉर वन कैंडिडेट वेयर काउंटेड इन फेवर ऑफ अनदर। ये बाद में कोर्ट डिक्लेयर करता है। तो क्या इसमें क्या सीखने की ज़रूरत है? इसमें आता है आपके पास कि द ऑफिसर इन चार्ज ड्यूरिंग इलेक्शन काउंटिंग शुड हैव बीन इम्पार्शियल एंड शुड हैव ऑर्डर्ड रीपोल। अगर ऐसी सिचुएशन जहाँ पे इतने 5 लाख वोट जो हैं वो
इलीगली तरीके से हो गए, तो इसमें क्या होना चाहिए कि इलेक्शन ऑफिसर इंचार्ज जो है वो क्या होने चाहिए काउंटिंग के, वो इम्पार्शियल होने चाहिए। और दूसरे में शुड हैव ऑर्डर रीपोल, और अगर ऐसी सिचुएशन हो गई तो उसको उनको ऑर्डर करना चाहिए किस चीज़ का, रीपोल का। फॉर वोटिंग देयर शुड बी इलेक्ट्रॉनिक मशीन सो दैट नो फ्रॉड कुड बी, और दूसरा उन कंट्रीज में इलेक्ट्रॉनिक मशीन होनी चाहिए, ईवीएम होनी चाहिए, जैसे इंडिया में होती है इलेक्शन कमीशन जिससे वोटिंग करवाता है, तो हमारे यहाँ ईवीएम से वोट होते हैं। तो इस तरीके से ईवीएम का यूज़ करना चाहिए ताकि फ्रॉड ना हो सके इलेक्शंस में, ठीक है। फिर इन द इवेंट ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मशीन द वोटर शुड बी काउंटेड इन प्रेजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिफरेंट कैंडिडेट। उसके बाद जो वोटर्स होंगे उनको काउंट किया जाना चाहिए, क्या किस में, प्रेजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिफरेंट कैंडिडेट। तो डिफरेंट कैंडिडेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स के कैंडिडेट, ये जो भी लोग हैं उनके उनकी प्रेजेंस में उनकी काउंटिंग होनी चाहिए थी, ताकि वो देखें और उनको पता चले कि जो सच में वोटिंग हुई है वही काउंटिंग हो रही है या नहीं हो रही है। नाइजीरिया की बात चल रही है। फिर आता है और पॉलिटिकल पार्टीज, नाइजीरिया कैन लर्न दिस लेसन फ्रॉम इंडिया, और ये सारी की सारी चीज़ें जो नाइजीरिया को इंडिया से सीखनी चाहिए इलेक्शंस करवाने के लिए। दूसरी चीज़ आती है हमारे पास कि just before the elections in Fiji, उसके बाद a pamphlet was distributed warning voters that a vote for former Prime Minister Mahinda Chadre will lead to bloodshed. This was a threat to voters of Indian origin. तो अब ये कहता है कि ये क्या कि जस्ट बिफोर द इलेक्शन इन फिजी पैम्पलेट जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया जिसमें वोटर्स को वार्निंग वगैरह जो है वो दी गई। तो अब इसमें आप क्या कहोगे, इसमें इंडिया से उनको क्या सीखना चाहिए, तो अच्छा सॉरी, फिर तीसरा ये तीसरी सिचुएशन ये बता रहा है कि इन द यूएस ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन मेथड ऑफ वोटिंग, इट्स ओन प्रोसेसिंग। तो इसमें क्या है कि जो ये वाली चीज़ें थी, ये जो ये वोटिंग वाली बताई इन्होंने थ्रेड वाली, तो इस किस्म की जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का लास्ट में मैंने आपको पढ़ाया कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है, सारे के सारे लोगों को पार्टिसिपेशन का हिस्सा देता है, और दूसरे नंबर पे अगर कोई इस तरीके की अनफेयर एक्टिविटीज़ होती है तो जो शख्स या जो पॉलिटिकल पार्टी करती है उसके खिलाफ जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कार्रवाई भी करता है। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ होनी चाहिए थी। फिर इन द यूएस ईच स्टेट हैज इट्स ओन मेथड ऑफ वोटिंग, यूएस में हर स्टेट का अपना मेथड ऑफ वोटिंग होता है और इट्स ओन प्रोसीजर होता है काउंटिंग का, और ओन अथॉरिटी होती है कंडक्ट इलेक्शन करने की, अथॉरिटीज इन द स्टेट ऑफ फ्लोरिडा। तो अब क्या है, कंट्रोवर्शियल डिसीजन दैट फेवर्ड मिस्टर बुश इन द प्रेसिडेंट। अब ये देखो हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन है इंडिया का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, फिर क्या है स्टेट इलेक्शन कमीशन है, ठीक है। तो अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, लोकसभा का इलेक्शन करवाता है, ये स्टेट का और लोकल बॉडी का करवाता है। बट अब ये ना फॉर एग्जांपल इनकी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दोबारा गाइडलाइंस वगैरह हैं तो वो सारे के सारे स्टेट इलेक्शन कमीशन मानता है। तो ऐसा ही बाकी जिन उन कंट्रीज़ में जहाँ पे वो इलेक्शन प्रोसेस में प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी इसी तरीके से क्या करना चाहिए, अपनी पार्टिसिपेशन में जो है इस तरीके के डिसीजंस वो लाने चाहिए, ठीक है। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट कुछ रिपोर्ट्स है। अच्छा ये था आपका नेक्स्ट, और ये हो गया आपके 9 क्वेश्चंस, इनको पढ़ो, और ये सारे के सारे वो क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस तो आपको करने पड़ते हैं, और सारे के सारे अगर करोगे तो उसमें आपको फर्दर क्वेश्चंस के अलावा भी आपको ये ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होंगे, क्योंकि इंटरनल भी अगर ये अच्छे से किए होंगे तो इंटरनल भी आप अच्छे से
कर पाओगे। इवन तो क्या आपको अगर ये सारे के सारे आप कर लोगे तो इंटरनल उतने ज़्यादा तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इन्हीं की वजह से वो आप ऑटोमेटिकली आपको तैयार भी हो सकते हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आप अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।